नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जब एक विशाल वृक्ष सीजेआई चंद्रचूड़ को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दी भावुक विदाई। देश के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के विदाई समारोह में एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खूब तारीफ की। संजीव खन्ना ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक खालीपन आ जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट को बेहतर बनाने और इसे समावेशीपन का अभयारण्य बनाने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में उनके स्मारकीय योगदान के लिए निवर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ की प्रशंसा की। जब विशाल पेड़ पीछे हटता है, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के विदाई समारोह का आयोजन किया था। सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, जब न्याय के जंगल में एक विशाल पेड़ पीछे हटता है तो पक्षी अपना गीत बंद कर देते हैं, हवा भी अलग तरह से चलने लगती है, बाकी पेड़ उस खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं, मगर जंगल कभी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आगे कहा, सोमवार से हम बदलाव को गहराई से महसूस करेंगे। इस अदालत के बलुआ पत्थर के स्तंभों के माध्यम से खालीपन गूंजेगा। बार और बेंच के सदस्यों के दिलों में एक शांत प्रतिध्वनि होगी। उन्होंने कहा कि चीफ, आप न केवल एक शानदार वक्ता हैं, बल्कि लिखित शब्दों पर भी आपकी उतनी ही महारत है। ट्रोल करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि शायद मैं पूरे सिस्टम में सबसे अधिक ट्रोल किए जाने वाले न्यायाधीशों में से एक हूं। आप सभी जानते हैं कि मुझे कितनी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। मैं सोच रहा हूं कि सोमवार से क्या होगा, क्योंकि मुझे ट्रोल करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आगे सीजेआई चंद्रचूड़ बशीर बद्र की लिखी 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं इस विश्वास से सर्वोच्च न्यायालय छोड़ रहा हूँ। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं सर्वोच्च न्यायालय को इस दृढ़ विश्वास के साथ छोड़ रहा हूँ कि ये न्यायालय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के ठोस, स्थिर और विद्वान हाथों में है। मुझे पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का भविष्य उज्जवल है। आपको बता दें कि 2 साल के लंबे कार्यकाल के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ 65 वर्ष के होने पर 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर से 51वें सीजेआई के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। जलवायु परिवर्तन होता जा रहा खतरनाक। देश में इस साल 3000 से अधिक मौतें, 2 लाख से ज्यादा घर नष्ट। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम मौसमी घटनाएं जनजीवन पर बुरा असर डाल रही हैं। हालत यह है कि मौजूदा वर्ष के पहले 9 महीनों में 93% यानी कि 274 दिनों में से 255 में गर्मी और ठंडी हवाओं, चक्रवात, बिजली, भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं के कारण 3238 लोगों की जान चली गई। 32 लाख हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई। 2,35,862 घर और इमारतें नष्ट हुई, जबकि करीब 9,457 पशु मारे गए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की महानिदेशक सुनीता नारायण की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में ये भयावह तस्वीर सामने आई है। भारत का 9वां सबसे सूखा महीना था। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वेदर रिपोर्ट इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक चरम मौसमी घटनाओं ने 2022 में 2023 की तुलना में 2024 में ज्यादा गंभीर असर डाला है। 2024 ने कई जलवायु रिकॉर्ड भी बनाए। वर्ष 1901 के बाद से जनवरी भारत का 9वां सबसे सूखा महीना था। फरवरी में देश ने 123 सालों में अपना दूसरा सबसे अधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया। मई में चौथा उच्चतम औसत तापमान रिकॉर्ड किया गया और जुलाई, अगस्त, सितंबर सभी ने वर्ष 1901 के बाद से अपना उच्चतम न्यूनतम तापमान दर्ज किया। सुनीता नारायण ने कहा कि पहले जो घटनाएं सदी में एक बार होती थी, वे अब हर 5 साल या उससे भी कम समय में हो रही हैं। बताया कि पिछले 9 महीनों में बिजली गिरने व तूफान से लेकर 32 राज्यों तक हर तरह की घटनाएं देखी गई हैं और इसके परिणाम स्वरूप लगातार हुई मानसूनी वर्षा, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में आई बाढ़ में 1021 लोगों की मौत हुई। असम में 122 दिनों में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन हुआ। केवल असम में 122 दिनों में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिससे राज्य के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए और समुदाय तबाह हो गए। पूरे देश में बाढ़ के कारण 1376 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में हर दूसरे दिन चरम मौसम का अनुभव किया गया, जो देश में सबसे अधिक है। केरल में सबसे अधिक 550 मौतें दर्ज हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश में 353 और असम में 256 का स्थान रहा। मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक 1001 मौतें हुई हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक घर बर्बाद हुए 85,806, जबकि महाराष्ट्र, जहां 142 दिनों में चरम मौसमी घटनाएं देखी गई,
वहां देश भर में प्रभावित फसल क्षेत्र का 60% से अधिक क्षतिग्रस्त हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश 25,170 हेक्टेयर का स्थान रहा। मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक 1001 मौतें हुई। रतन टाटा पर पीएम मोदी का ब्लॉग लिखा, भारत में अमूल्य रत्न खोया, लेकिन वे उन सपनों में जिंदा जिन्हें उन्होंने सहारा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिवंगत बिजनेसमैन रतन टाटा के लिए एक ब्लॉग लिखा है। इसमें उन्होंने रतन टाटा की योगदान, जीवन, लीडरशिप और देश प्रेम का जिक्र किया है। पीएम ने लिखा, रतन टाटा के हमसे दूर चले जाने की वेदना अब भी मन में है। इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं है। रतन टाटा जी के तौर पर भारत ने अपने एक महान सपूत को खो दिया है, एक अमूल्य रत्न को खो दिया है। गौरतलब है कि टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। भारत सरकार ने उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आज रतन टाटा जी के निधन को 1 महीना हो रहा है। पिछले महीने आज ही के दिन जब मुझे उनके गुजरने की खबर मिली तो मैं उस समय आसियान समिट के लिए निकलने की तैयारी में था। रतन टाटा जी के हमसे दूर चले जाने की वेदना अब भी मन में है। इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं है। उनके रूप में भारत ने एक अमूल्य रत्न को खो दिया है। आज भी शहरों, कस्बों से लेकर गाँव तक लोग उनकी कमी को गहराई से महसूस कर रहे हैं। हम सबका ये दुख साझा है, चाहे कोई उद्योगपति हो, उभरता हुआ उद्यमी हो या कोई प्रोफेशनल हो, हर किसी को उनके निधन से दुख हुआ है। पर्यावरण रक्षा से जुड़े लोग, समाज सेवा से जुड़े लोग भी उनके निधन से उतने ही दुखी हैं और ये दुख हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महसूस कर रहे हैं। रतन टाटा जी भारतीय उद्यमशीलता की बेहतरीन परंपराओं के प्रतीक थे। वो विश्वसनीयता, उत्कृष्टता और बेहतरीन सेवा जैसे मूल्यों के अडिग प्रतिनिधि थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया भर में सम्मान, ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रतीक बनकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी उपलब्धियों को पूरी विनम्रता और सहजता से स्वीकारा। हाल के वर्षों में वो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मार्गदर्शन करने और भविष्य की संभावनाओं से भरे उद्यमों में निवेश करने के लिए जाने गए। उन्होंने युवा एंटरप्रेन्योर की आशाओं और आकांक्षाओं को समझा, साथ ही भारत के भविष्य को आकार देने की उनकी क्षमता को पहचाना। भारत के युवाओं के प्रयासों का समर्थन करके उन्होंने नए सपने देखने वाली नई पीढ़ी को जोखिम लेने और सीमाओं से परे जाने का हौसला दिया। उनके इस कदम ने भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति विकसित करने में बड़ी मदद की है। आने वाले दशकों में हम इसका सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। रतन टाटा जी ने हमेशा बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस पर जोर दिया और भारतीय उद्यमों को ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करने का रास्ता दिखाया। आज जब भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तो हम ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करते हुए ही दुनिया में परचम फहरा सकते हैं। मुझे आशा है कि उनका ये विजन हमारे देश की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और भारत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लिए अपनी पहचान मजबूत करेगा। रतन टाटा जी ने हमेशा नेशन फर्स्ट की भावना को सर्वोपरि रखा। 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद उनके द्वारा मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल को पूरी तत्परता के साथ फिर से खोलना इस राष्ट्र के एकजुट होकर उठ खड़े होने का प्रतीक था। उनके इस कदम ने बड़ा संदेश दिया कि भारत रुकेगा नहीं, भारत निडर है और आतंकवाद के सामने झुकने से इनकार करता है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे पिछले कुछ दशकों में उन्हें बेहद करीब से जानने का सौभाग्य मिला। हमने गुजरात में साथ मिलकर काम किया। वहाँ उनकी कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। इनमें कई ऐसी योजनाएं भी थी जिसे लेकर वे बेहद भावुक थे। नवजोत सिद्धू का पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम टला। श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकना था। उनकी पत्नी फिर पॉलिटिक्स में एक्टिव, खुद क्रिकेट में बिजी। पंजाब कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ शनिवार अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाना चाहते थे। वे सीमा पार श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकने के इच्छुक थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने दौरे का पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, लेकिन अब इसे स्थगित भी कर दिया। जानकारी के मुताबिक सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर, बेटी राबिया और दोस्तों के साथ इस यात्रा पर उनके साथ जाने वाले थे, लेकिन अचानक सुबह 8:15 के करीब नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद इस कार्यक्रम पे स्थगित हो जाने की जानकारी साझा की। श्री करतारपुर साहिब की ये उनकी दूसरी यात्रा होने वाली थी। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू नवंबर 2021 में श्री करतारपुर साहिब गए थे। तब कोरोना काल के बंद के बाद करतारपुर साहिब को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया था, लेकिन उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वे खुद पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार ने लंबे समय से कांग्रेस से दूरी बना रखी है, लेकिन बीते दिन डॉक्टर नवजोत कौर अमृतसर ईस्ट में एक्टिव दिखी। उन्होंने छठ पूजा के दौरान लोगों से मुलाकात की, वहीं पार्षद रही मोनिका शर्मा के घर पर भी गई। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने बीजेपी नेता तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि नवजोत कौर बीते 1 साल से कैंसर से जंग लड़ रही हैं और 2 बड़े ऑपरेशन और लगातार केमोथेरेपी के बाद
अब वे कुछ स्वस्थ दिखने लगी हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति छोड़ क्रिकेट में व्यस्त हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के बीच विवाद मुख्य रूप से उनके बयानों और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनकी दोस्ती से जुड़ा है। सिद्धू कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में उनकी मौजूदगी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलना शामिल है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।